चलिए आइए आज हम देखते हैं बीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। बीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम डे 4 में आ गए हैं। ठीक है, डे 4 में आ गए हैं। इससे पहले हम डे 1 यानी डे 1, डे 2 और डे 3 कर चुके हैं। डे 3 ये कर चुके हैं। ठीक है, ये सभी इसी चैनल पे है, यानी रिजल्ट बेस्ड कोचिंग। यही वाला आप चैनल सर्च कीजिएगा, रिजल्ट बेस्ड कोचिंग। इसी चैनल पे डे 1, डे 2, डे 3 का वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप लिंक। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए यही रिजल्ट बेस्ड कोचिंग सर्च करना है। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग जैसे यहाँ लिखा गया है वैसे ही सर्च करना है और लोगो यही आएगा रिजल्ट बेस्ड कोचिंग का। आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ डे 1, डे 2, डे 3 का बीपीएससी का इंपोर्टेंट टॉपिक मिलेगा। अगर इस टॉपिक को आप कर लिए, बीपीएससी आपका बीपीएससी पीटी कंफर्म, चाहे टीचर का एग्जाम हो चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम बीपीएससी करा रहा हो, वो आराम से एकदम शौक से आप निकाल सकते हैं और बिहार से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम इसमें कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट तरीके से आप सभी जितने टॉपिक रोज करा रहे हैं, डे 1 में जो टॉपिक दिए, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में हम पहले टॉपिक भी आपको बता देते हैं, उसके बाद टॉपिक को एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर देते हैं ताकि आपको असुविधा ना हो। ठीक है, एकदम सुविधाजनक से आप सिलेक्शन की ओर आप बस पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सर्च करना है रिजल्ट बेस्ड कोचिंग और सर्च करके और जाना है डे 1, डे 2, डे 3, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। और जो इम्पोर्टेंट, अब मान लीजिए जैसे करंट भी पढ़ाया जाएगा, इस चैनल पे करंट पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा, सभी कुछ का एक बीपीएससी का पूरा फुल पैकेज रहेगा। ये इसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से हम तैयारी आपका करा देंगे ताकि आप एकदम जाइए, बस एग्जाम दीजिए और निश्चिंत रहिए। ठीक है, जो जो बुक अगर जैसे आपको लगे कि इसमें और बुक, जैसे कुछ बुक हम लोग और कराते हैं, तो उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज लिख के आपको वो करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे आप वो करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक को कराने के बाद तुरंत हम क्या करते हैं कि जो पर्सनली हमारे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको तुरंत क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। जैसे डे 3 का क्वेश्चन पूछे, डे 2 का क्वेश्चन पूछे, डे 1 का, तो उनका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको जुड़ना अगर है तो आप आराम से इसे आके जुड़ सकते हैं कि आपको भी लिंक भेजा जाएगा, आप भी जुड़ेंगे, आपसे भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए टॉपिक देखते हैं हम क्या क्या करेंगे। तो साइंस में हमारा टॉपिक जो रहेगा, साइंस में तो ध्वनि तरंग, यानी ध्वनि तरंग कल भी हम देखे थे डे 3 में। आज हम ध्वनि तरंग में देखेंगे फिजिक्स में 15 क्वेश्चन के बाद वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद भौतिक रसायन रसायन केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो 71 क्वेश्चन से लेकर 88 क्वेश्चन तक काम देखेंगे। और उसके बाद बायोलॉजी का देखेंगे, अनुवांशिकी तथा विकास, ये देखेंगे बायोलॉजी का टॉपिक। उसके बाद हिस्ट्री का टॉपिक देखेंगे, बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म, एंशियंट हिस्ट्री में 1 से 18 तक का क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद मेडुअल में देख लेंगे सैयद वंश। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री में देख लेंगे। ठीक है, अगर बिहार जीके की बात करें तो डे 3 में हम 61 क्वेश्चन तक करा लिए हैं। अब डे 4 में हम करा देंगे 61 से 87 क्वेश्चन तक हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात, झीलें, ये ज्योग्राफी की बात करेंगे। 1 से 25 तक क्वेश्चन देखेंगे। और उसके बाद विश्व भूगोल में हम भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र देखेंगे। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे क्या, मूल अधिकार, राज्य के नीति तत्व और मूल कर्तव्य देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक, 19 तक देखेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे गरीबी बेरोजगारी, क्वेश्चन नंबर 51 से 67 तक। उसके बाद करंट खुद आपको करना है। और ये मंथली करंट, जैसे मंथली करंट मान लीजिए हर सैटरडे को मंथली करंट हम करा देंगे, सैटरडे सैटरडे मंथली करंट करा देंगे। और आपको क्या करना है, आपको लाइव बैच में जुड़ना है। पहले आपको चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लाइव कब क्लास आ रहा है, उस समय आप करंट अफेयर से जुड़ जाइएगा। तो सैटरडे सैटरडे को हम आपको करंट अफेयर्स का बैच देंगे और संडे को आपका फुल रिवीजन रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहला हम लोग फिजिक्स उठाएंगे, जैसे जैसे है उसी तरह टॉपिक चलेगा। साइंस का पहले उठाएंगे, दूसरे नंबर पर हिस्ट्री उठाएंगे, उसके बाद बिहार सामान्य ज्ञान उठाएंगे, उसके बाद भूगोल, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आइए हम पहला फिजिक्स उठाते हैं। फिजिक्स में हम क्या देखते हैं, फिजिक्स में हम 15 क्वेश्चन तक देख लिए हैं, यानी 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन तक देख लिए हैं। हम 15 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला है यानी ध्वनि तरंग गति में हम 15 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। ठीक है,
इससे पहले डे 3 में करा दिया गया है, उस वीडियो को आपको बार बार देखना है, रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा, सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आइए पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषण करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है। सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? कांच की रुई है। क्या है? कांच की रुई है। यानी विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषण करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कांच की रुई है। ठीक है, यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि की स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? यानी परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब भी ध्वनि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है, यानी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन जब इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। जब ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग होती है, यानी ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग वे तरंग होती है जिसके माध्यम के कणों का विस्थापन तरंगों की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में ही होता है। इन्हें एल तरंग भी कहते हैं, यानी ध्वनि तरंग मतलब जिसकी दिशा क्या होती है, यानी कि माध्यम के कणों की तरंग की गति की दिशा की ओर होती है, या क्या होती है कि मतलब तरंग की गति की दिशा या उसके विपरीत दिशा में होती है, एल तरंग भी कहते हैं। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, इसी प्रकार भूकंप और विस्फोट के कारण उत्पन्न पी तरंग भी अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ये सब यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफएम का ब्रॉडबैंड निम्नलिखित में से किसमें आता है? तो किसमें आता है? वीएचएफ में आता है। किसमें आता है? वीएचएफ में आता है। ठीक है, यानी एफएम का ब्रॉडबैंड 88 88 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है, जो कि अति उच्च आवृत्ति अति उच्च आवृत्ति यानी वीएचएफ के अंतर्गत आता है, जबकि परम उच्च आवृत्ति एसएचएफ के अंतर्गत आता है, जिसका प्राप्त होता है 3 से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज तक होता है। और उच्च आवृत्ति एचएफ का प्राप्त होता है 3 से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक होता है। और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ का प्राप्त होता है 300 से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन प्रयोग करती है। ये प्रयोग करती है, कहाँ प्रयोग होता है? एक्स किरणों का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन में विशिष्ट क्षेत्रों का क्रॉस सेक्शनल टोमोग्राफी छवियों और आभासी स्लाइस का उत्पादन करने के लिए विभिन्न कणों से ली गई एक्सरे मापों के कंप्यूटर साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, यानी अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं? कौन सी अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं? तो होती हैं 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे जो होती है वो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं। कैसी तरंगे होती है? अल्ट्रासोनिक होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगे 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं। ये तरंगे मानव के लिए उच्च आवृत्ति के साथ अश्रव्य ध्वनि के रूप में परिभाषित की जाती है, और इन तरंगों का उपयोग वस्तुओं का पता लगाने और दूरी को मापने तथा इमेजिंग या सोनोग्राफी में किया जाता है। किसमें? सोनोग्राफी में किया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगों का। ठीक है, जितने क्वेश्चन कराया जा रहा है क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनते जाइए, और जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको ध्यान से एकदम देखिए और सुनिए, और वीडियो को मल्टीपल टाइम आप देखते जाइए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार सिद्धांत को। ठीक है, चमगादड़ द्वारा सोनार सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनिक तरंगे उत्सर्जित करती है तथा परिवर्तन पश्चात इसका संसूचन करती है, और चमगादड़ द्वारा उच्च तारत्व पराध्वनिक स्पंदन अवरोधी या कीटों से परिवर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं, और इस प्रकार से चमगादड़ अपने रास्तों के अवरोधों को दूरी का पता लगाते हैं। और सोनार अर्थात साउंड नेविगेशन रैंगिंग एक तकनीक है जो नौ संचालन को सुगम बनाने के लिए जल के अंदर वस्तुओं का पता करने के लिए ध्वनि तरंगों के संचरण का प्रयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी इस पर विचार कीजिए। तो क्या है? पनडुब्बी संचार, एमए रेडियो तरंगे, एम रेडियो और शॉर्ट वेव रेडियो और रडार। इसको हमको क्या करना है कि बढ़ती आवृत्ति के तरीके से व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 2 3 4 सही है वो सब। यानी पनडुब्बी तरंगों की आवृत्ति जो होती है 3 से 30 हर्ट्ज तक होती है। एमए रेडियो की आवृत्ति जो होती है 570 से 1720 किलो हर्ट्ज तक होती है, और शॉर्ट वेव रेडियो का आवृत्ति जो होती है 3 से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, रडार की आवृत्ति जो होती है वो 5 से लेकर 130 गीगा हर्ट्ज तक होती है। यानी
ये क्या है कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में हम व्यवस्थित कर दिया है, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हर्ट्ज जाता है, उसके बाद किलो हर्ट्ज जाता है, उसके बाद मेगा हर्ट्ज जाता है, और सबसे बड़ी आवृत्ति की जो होती है वो क्या होती है, गीगा हर्ट्ज की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एमआरआई मशीन में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, किस तरंग का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी एमआरआई स्कैन का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या इससे चुंबकीय क्षेत्र या रेडियो तरंगों की सहायता से शरीर के अंगों एवं उनकी कोशिकाओं को स्पष्ट एवं विस्तृत चित्र बनाया जाता है। रेडियो तरंगों के कारण ये संगठित परमाणु एक बहुत ही कमजोर सिग्नल वेव उत्पन्न करते हैं, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों का क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे कैसे होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। कहीं भी ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे ही होंगी, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में समानांतर होती है। इस प्रकार की तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में उत्पन्न होती है, ठीक है। जो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है ऐसे चलती है, माध्यम के कणों के समानांतर चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है। और अनुप्रस्थ तरंग ऐसे लंबवत चलती है, ठीक है, ऐसी चलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी हर्ट्ज में मापा जाता है, किसी हर्ट्ज में मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। यानी गति को मीटर प्रति सेकंड में, आयाम को मीटर में, तरंग को मीटर में, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है, कौन सा स्रोत है, तो मैग्नेट्रॉन उत्सर्जन का स्रोत है, ठीक है। मैग्नेट्रॉन यानी मैग्नेट्रॉन में एक डायोड वैक्यूम ट्यूब जिसमें केंद्रीय कैथोड, एक बेलनाकार एनोड से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों द्वारा नियंत्रित होता है। इसे मुख्य रूप से माइक्रोवेव ओसिलेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यानी ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में पराध्वनिक तरंगों का प्रयोग किया जाता है, और इसका प्रयोग शरीर के आंतरिक भागों के चिकित्सीय जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है, किसमें नहीं कर सकती है, तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ठीक है। यानी ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और ठोस, द्रव और गैस ध्वनि का संचरण संभव है, निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग और अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ए होता है स्ट्रिंग, ये होता है स्ट्रिंग, और इसको बोलते हैं गर्त, ठीक है। यानी गर्त, स्ट्रिंग और गर्त, तो इसी को बोलते हैं दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग, और यानी दो स्ट्रिंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। तरंग का वेग आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य होता है। जब किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, और माध्यम का कोई कण अपनी अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को आयाम कहते हैं, और माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितनी कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अनुमानता है, कितना है ध्वनि का वेग, तो 330 मीटर प्रति सेकंड है अनुमानता, ठीक है। यानी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, इसके बाद द्रव में सबसे कम, द्रव में तथा गैसों में सबसे कम होती है, तथा ताप का ध्वनि की चाल पर प्रभाव पड़ता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जल में ध्वनि की चाल 1400 मीटर प्रति सेकंड होती है, और 0 डिग्री पर लोहे में ध्वनि की चाल 5000 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है, किसके संगत होता है, तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के अंतर्गत होता है, ठीक है। यानी 100 डेसिबल ध्वनि के प्रबलता स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से संगत होता है, और प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसमें ध्वनि धीमी तथा तीव्र सुनाई देती है, और माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होती है। इसका ऐसा ही मात्रक माइक्रो वाट मीटर स्क्वायर होता है, तथा प्रयोगात्मक मात्रक वेल, और वेल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है, ठीक है। यानी 45 डेसिबल से अगर आप ऊपर सुन रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, लेकिन 45 डेसिबल तक बहुत अच्छा है मानव के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है, कौन करता है, यानी रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, ठीक है। यानी आधुनिक टेलीफोन संचार स्थापित करने के लिए लघु रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, और रेडियो तरंगे डिजिटल आवाज या डेटा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के रूप में
स्थानांतरित करती है और ये वायु में प्रकाश की गति से सूचनाओं का परिवहन भी करती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हमारा फिजिक्स का हो गया। ठीक है, हमारा फिजिक्स कंप्लीट। ठीक है, फिजिक्स का डे 5 में ये हमारा टॉपिक आएगा, उष्मा एवं तापमान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, आइए देखिए केमिस्ट्री अब देखते हैं। हमारा ध्वनि तरंग ये हो गया कंप्लीट। और इसी तरीके से आप भी इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कॉपी पे नोट करके आपको टिक कर देना है कि क्या हम कंप्लीट किए, क्या अनकम्प्लीट है हमारा। तो हमारा ध्वनि तरंगे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भौतिक रसायन पढ़ेंगे। ठीक है, तो भौतिक रसायन, तो इसमें हमने 71 क्वेश्चन से हमको करना था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति क्या होती है, यानी वो होती है भौतिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में पदार्थ की भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। जैसे पानी से वाष्प बनाने पर द्रव से गैस अवस्था में रूपांतरण हो जाता है, परंतु रासायनिक संरचना H2O ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर शोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थों पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों की द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर उस परमाणु के नाभिक में मौजूद क्या, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होते हैं। तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है तथा तत्व का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के मतलब योग के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैसों के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तब बुदाहट कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैसों के बुलबुले के निर्माण को बुदाहट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी खाली स्थान है ने बहुत सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत कणों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो इसको महर्षि इसको कणाद ने दिया था। कौन दिया था, महर्षि कणाद ने इसको बताया था। यानी महर्षि कणाद ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ही हमारे धर्म गुरुओं ने इसको दे दिया था, यानी धर्म ग्रंथों में ही दे दिया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद वैदिक काल के दार्शनिक थे। ये दार्शनिक थे, इन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था और इसी दर्शन में इन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका, परमाणु सिद्धांत का। और इन्होंने बताया था कि परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और जॉन डाल्टन ने इसे यौगिक परमाणु कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। कितनी, 63 थी। यानी मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी और उस समय अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन इत्यादि की जानकारी नहीं थी। मेंडलीव ने तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों को 6 क्षैतिज तथा 8 ऊर्ध्वाधर कालमों में श्रेणीबद्ध किया था और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त व ऊर्ध्वाधर कालमों को वर्ग कहा था इन्होंने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 ज्ञात तत्वों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम क्या है, तो क्या था, प्लाज्मा भौतिक था। क्या था, प्लाज्मा भौतिक। यानी प्लाज्मा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों का अध्ययन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का उदासीन होता है तो 7 होता है पीएच मान। ठीक है, यानी शुद्ध जल को उदासीन यानी न्यूट्रल माना जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच 7.0 के आसपास होता है और 7 से कम पीएच वालों को सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है और 7 से ऊपर वाले को क्षारीय कहा जाता है। और पीएच की अवधारणा को सबसे पहले 1909 में कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी के डेनिश रसायन शास्त्री सारेन फेडर और लारिस सारेनसेन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है तो इसमें HIN की सांद्रता कितनी हो जाएगी, तो H 1000 गुना कम हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन का 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम की रिएक्शन का अर्ध जीवन काल क्या होता है, तो इसका दोगुना हो जाता है। ठीक है, रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल दोगुनी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है। क्या होता है, यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के
फलकों पर केंद्रों में बी आयन होते हैं। तो यौगिकों का मूल अनुपातिक सूत्र क्या होगा? तो क्या होगा इसका? AB3 होगा, ठीक है, यानी इसका AB3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण यानी भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ परिवर्तित होता है वो फिर अपनी अवस्था में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वो अपनी अवस्था में नहीं आता है। तो इसमें पानी का उबलना, पानी उबलेगा तो फिर क्या हो जाएगा? अगर उबल के वाष्प बन जाएगा तो फिर वो पानी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, मूल रूप में आ गया। यानी पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और उदाहरण है पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, एवं उसके रासायनिक गुण अवस्था में नहीं परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पानी का उबलना, पानी का जमना, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना आदि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रोए लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत बनना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। यानी रासायनिक परिवर्तन में अगर हम बात करें तो लोहे के ऊपर जंग लगना, दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत बनाना, ये सब हमारे रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है? तो भौतिक परिवर्तन में पानी में चीनी घुलना, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, और बाकी सब रासायनिक परिवर्तन इसमें है, ठीक है। पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, और क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों का पूर्व रूप से पुनः प्राप्त किया जा सके, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का पूर्व रूप नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे दूध से दही बनने जाने पर दही से किसी प्रकार का दूध प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। यानी भौतिक परिवर्तन में तो हम वो पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अगर पदार्थ चेंज हो गया तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो कौन सा रेडियोधर्मी है? तो थोरियम, यानी थोरियम रेडियोधर्मी धातु है। यह भूरे रंग की धातु होती है। इसका द्रव्यमाप 1750 डिग्री सेल्सियस से क्वथनांक 4787 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अयस्क मोनोजाइट मोनोजाइट इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। और भारत में थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में मिलता है, ठीक है, भारत में केरल में मोनोजाइट बालू में इसका भंडार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड संचायक तेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यानी लेड संचायक तेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार तेल में वोल्टेज वोल्टेज का मान इलेक्ट्रोड के आकार पर निर्भर करता है, और बल्कि यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की शक्ति स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोड के आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह किस पे निर्भर करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन की शक्ति स्ट्रेंथ पे निर्भर करता है। इस प्रकार के सेल का इस्तेमाल वाहनों आदि में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। यानी शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि पीएच 7 से कम वाले को अम्लीय प्रकृति के और 7 से ज्यादा वालों को क्षारीय विलयन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच और प्लस पीओएच का मान क्या होता है? तो 14 होता है, ठीक है। यानी किसी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का संधारण एवं हाइड्रोक्साइड आयन का संधारण के लिए पीएच और पीओएच 14 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लवण का पीएच बराबर 2 होगा? यानी किसका पीएच 2 होगा? तो होगा 0.01 mH यानी MHCl का, ठीक है, MHCl का इसका वो क्या होगा? यानी 2 होगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, यानी आज हम 88 क्वेश्चन तक देखे हैं, ठीक है। हमको केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन देखना था? जितना क्वेश्चन देखना था, यानी 71 से 88 एक क्वेश्चन हम केमिस्ट्री का फाइनल कर लिए। अब हम देखेंगे बायोलॉजी, ठीक है। जितना जितना आपको टॉपिक दिया गया उतना ही क्वेश्चन कराते चलेंगे, आराम आराम से करते चलिएगा, आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बायोलॉजी का। ये बायोलॉजी में हम देखते हैं अनुवांशिक तथा विकास, यानी अनुवांशिक तथा विकास के बारे में हम देखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है डे 4 का। इससे पहले हम लोग डे 3 तक कर चुके हैं, तो ये हमारा डे 4 का आज टॉपिक है। डे 3 का हम 3 टॉपिक करे हैं, तो डे 4 का टॉपिक है, ठीक है। डे 4 पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो जो उसे स्व प्रतिकृति का योग्य बनाता है? कौन सा लक्षण है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति ही इसका लक्षण है, ठीक है। यानी डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है, उसे स्व प्रतिकृति का योग्य बनाता है। और क्लोरोप्लास्ट एक हरे रंग का प्लास्टिड है जो पौधों की कोशिकाओं के अंदर मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, ठीक है। किसकी होती है? दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। यहाँ आरएनए होगा, आरएनए, ठीक है, होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें
तो डीएनए और आरएनए दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं और डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तथा आरएनए में राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और डीएनए अणु दो लंबे सूखे या श्रृंखलाओं का बना होता है और जो परस्पर एक अक्ष के चारों तरफ विपरीत दिशा में घुमावदार सीढ़ी के समान कुंडलित होता है। आरएनए की अधिकांश मात्रा कोशिका द्रव्य में तथा थोड़ी मात्रा केंद्रक में पाई जाती है। इसमें केवल एक सूखी श्रृंखला होती है जो राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और प्यूरिन बेस एडिमिन ए और ग्वानिन जी और पिरिमिडीन बेस साइटोसोम और यूरोसोल का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी रिक्त स्थान है कि अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसके? जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, यानी जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं और क्लोन एक ऐसी जैविक संरचना होती है जो एकमात्र जनक, माता या पिता अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होते हैं। लैंगिक नहीं, अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। उत्पादित क्लोन अपने जनक के शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः समरूप होते हैं। यानी क्लोन के डीएनए का हर एक भाग मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है और इस प्रकार किसी भी जीव का प्रतिरूप बनाना ही क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? यानी डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन जो है वो डीएनए की प्रोटीन की सूचना देता है। ठीक है, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना उपलब्ध कराता है जीन कहलाता है और डीएनए के द्वारा ही प्रत्येक गुणसूत्रों में कई जीनों का गठन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 34 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है? हेलिक्स की लंबाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संतति की पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीकों से की जाती है। किससे की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से संतान के पैतृक गुणों की पहचान की जाती है और इसका उपयोग पितृत्व परीक्षण, आपराधिक जांच में व्यक्ति की पहचान करने के लिए अधिक किया जाता है। हालांकि मानव डीएनए एक अनुक्रम 99% हर व्यक्ति में एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए आज क्या है कि आज की एक ताजा घटना क्या है कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश कर गया है। ठीक है, जो प्लेन क्रैश कर गया है तो उसमें जितने लोग बैठे थे लगभग 269 लोग बैठे थे, सभी लोगों की मृत्यु हो गई है। यानी एक आध लोग बचे हैं, एक लोग बचे हैं और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, और वो प्लेन जाके कहाँ? अहमदाबाद में मेडिकल जो कॉलेज था उसके मेस पे गिरा, वहां बहुत सारे डॉक्टरों की भी मृत्यु हो गई। अब जितने प्लेन में लोग थे अब वो तो जल गए। अब वो जल गए तो उनकी बॉडी एकदम जल गई है, वो पता ही नहीं, पहचान ही नहीं पाएंगे कि किसकी बॉडी है या किसकी बॉडी है। ठीक है, तो उस बॉडी को अगर हमको पहचानना है तो वहां से अब डीएनए टेस्ट होगा और डीएनए टेस्ट करा के उनके परिजनों से भी डीएनए टेस्ट और उनका डीएनए टेस्ट मैच कराया जाएगा। तब उस डेथ बॉडी को क्या थोड़ा मोड़ा कुछ जो अवशेष बचे होंगे उनको दिया जाएगा कि ये आपके परिजन का अवशेष है। ठीक है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और यहाँ इसी प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी जी का भी देहांत हो गया। ठीक है, ये बहुत दुखद घटना थी। हमारी प्लेन यानी कि क्या हुआ, एयर इंडिया की प्लेन थी और मात्र 2 मिनट की उड़ान से ही वो 2 मिनट की उड़ान के बाद ही वो क्रैश कर गई थी। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ डीएनए के द्वारा ही जांच किया जाएगा कि कौन सी बॉडी किसकी है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है, अलैंगिक नहीं, लैंगिक जनन पर। यानी मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। यानी आनुवंशिकता किसे कहते हैं? कि वे लक्षण जो अपने दादा दादी से आपके माता पिता में आया, आपके माता पिता से आप में आया, तो उसे आनुवंशिकता लक्षण कहते हैं। इसके अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिकता की सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी और इसलिए इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया था और इस सिद्धांत को लैंगिक जनन पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नॉन मनुष्य है। ठीक है, यानी आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रो मैग्नॉन मनुष्य को माना जाता है और क्रो मैग्नॉन मानव का अवशेष फ्रांस से मिला हुआ है। यह होमोसैपियंस जाति का था और यह शिकार करने और मछली पकड़ने में निपुण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है। यानी विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण है। देखिए, विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वर्ण है। सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है। यानी जितने भी हमारे नेचर में जीव हैं सब संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, सभी संतान उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखा जाता है कि अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
दूसरे जीवों से जीवनोपरांत यानी जीवनोपरांत संघर्ष करना पड़ता है। सभी जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। और उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती है। जो उपयोग एकदम मन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो विभिन्नताएं क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती जाती है और काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई प्रजाति बन जाती है, ठीक है। यानी जो मूल जीवधारी है, जो उसमें मूल जीवधारी था, उससे जो नई नई पीढ़ियां आएंगी वो काफी भिन्न हो जाएंगी, तो उसको क्या बोलते हैं, एक नई प्रजाति का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विकास का कारण क्या है, तो विकास का कारण क्या है, अगर हम इसमें देखें कि विकास का कारण क्या है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन विकास का कारण है, ठीक है। यानी विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है और विकास के क्रमबद्ध परिवर्तनों का पुरातन जीवों से नूतन जीवों और जातियों वर्गों की उत्पत्ति की जाती है, उत्पत्ति का प्रक्रम है, जिसके फलस्वरूप सरल जीवों से जटिलतर जीव पैदा होते हैं, ठीक है। वंशानुगति जनकों माता पिता से संतानों में गुण लक्षण का संचरण करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, यानी लैंगिक जनन में इसकी अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो सभी इसमें उपयुक्त में से सभी होगा, यानी जीन के मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है, ठीक है। जीन के सम्मिश्रण क्रोमोसोम जीन के मिश्रण से होता है, ठीक है। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण से होता है। जीन आनुवंशिकताओं की इकाई मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है और प्रत्येक संतान के समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से और दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होते हैं। और मनुष्य में संतान के लिए लिंग का निर्धारण पुरुष में क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ठीक है। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ZW से प्रदर्शित करते हैं मादा चिड़िया में, ठीक है। यानी पक्षियों में लिंग गुणसूत्र Z और W से नामित किया जाता है। मादा पक्षी में सेक्स क्रोमोसोम ZW होता है, नर में ZZ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो डार्विन ने दिया था, ठीक है। यानी प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो दो जीव समान नहीं होते हैं, इनमें कुछ न कुछ असमानताएं पाई जाती है और इस कारण जीवों के मध्य जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूलतम भिन्नता वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य और प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। और इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन यानी प्राकृतिक चयन कहा था। इसीलिए देखिए, ठीक है। और लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों तथा वंशगति सिद्धांत दिया था। मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था और ह्यूगो डुग्रीज ने उस परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। देखिए, ये प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत से हम एक चीज और समझ सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि दो जीव समान नहीं होते हैं, दो जीव समान नहीं होते हैं, लेकिन जो सक्षम होता है वही बच पाता है। तो इसीलिए आपको एग्जाम के लिए सक्षम बनना है, यानी बीपीएससी एग्जाम के लिए जितने 1500 पोस्ट आएंगे, 1500 से ऊपर ही पोस्ट रहेंगे। इसके लिए अगर आप सक्षम बन गए तो आयोग के लिए आप क्या हो जाएंगे, आयोग के लिए आप योग्य हो जाएंगे और योग्य हो जाएंगे तो आयोग आपको सेलेक्ट कर लेगा। अगर आयोग के लिए आप अयोग्य हो गए तो आयोग आपको बाहर कर देगा और बार बार अगर अनसेलेक्ट हो गए तो बाहर कर देगा, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो उत्परिवर्तन है, ठीक है। क्या है, उत्परिवर्तन है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है, यानी जीवों में ये देख लीजिए क्वेश्चन, यानी क्या कह रहा है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, अनुकूलन है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन है, उत्परिवर्तन अनुकूलन इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी अनुकूलन किसी विशेष वातावरण से सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों की शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, कौन से संबंधित है, तो प्लाजिज्म, ठीक है, प्लाजिज्म में संबंधित है। तो दिए गए विकल्प में प्लाजिज्म अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। प्लाजिज्म अतिरिक्त गुणसूत्रीय कुंडलिक डबल स्ट्रेंथ डीएनए का युक्त अणु होते हैं। ये सामान्यतः प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग वेक्टर के रूप में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर में अनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह समजात गुणसूत्र पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। क्रॉसिंग
ओवर कहते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता के गुणों का संतान में हस्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? क्या कारक है? तो विलगन तथा उत्परिवर्तन है, यानी नई नस्ल प्रजातियों के प्रादुर्भाव का मुख्य कारण उत्तरदायी है विलगन और उत्परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान है कि खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उत्पन्न संभव है। तो क्या है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हो गई है। ठीक है, यानी कि प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज की खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग की उन्नति संभव हो गई है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही जीएम फसलों का उत्पादन तथा आनुवंशिक विकारों का उपचार संभव हो सका है। ठीक है, इसमें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी आनुवंशिक लक्षणों में नियंत्रण में डीएनए और आरएनए दोनों सहायक होते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए दो ऑप्शन है तो एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, यानी जेनेटिक्स का संबंध आनुवंशिकता व विचरण से है। आनुवंशिकता लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों के कारण के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं और इसकी जानकारी मेंडल ने दी थी। ठीक है, इसी कारण मेंडल को आनुवंशिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और 1953 में जेडी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना का मॉडल का प्रतिपादन किया था, यानी द्विकुंडलिक की संरचना का ये क्या किया था? मॉडल का प्रतिपादन किया था कौन? जेडी वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों को क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं और जैव विकास 3 सिद्धांत होते हैं: लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष जीन संगठन होता है, कौन होता है? एक्स और वाई होता है, यानी पुरुष जीन संगठन एक्स और वाई होता है। ठीक है, देखिए जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई होती है और मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं और पुरुष वर्ग में 22 गुणसूत्र अलैंगिक सूत्र होते हैं। एक जोड़ा लिंग सूत्र एक्स वाई होता है और स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ा में XX गुणसूत्र रहते हैं और अंडाणु एक्स गुण सूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन पर युग्मनज में एक्स गुणसूत्र रहता है। यह स्त्री संतान के लिए इसके विपरीत अंडाणु वाई गुणसूत्र से निषेचित होने पर युग्मनज एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होता है। इसका विकास पुरुष संतान के रूप में होता है। ठीक है, एक्स पे पुत्री पैदा होगी और एक्स वाई पे पुत्र पैदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। ठीक है, यानी जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाने का प्रयास किया था और इनका सिद्धांत लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती थी। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों खाता था। और डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया था, जबकि न्यूटन और आइंस्टीन मूलतः भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए। ठीक है, इसी में जो न्यूटन और आइंस्टीन थे भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए थे। और लैमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। सर्वप्रथम 1869 में डीएनए की खोज जोहान फ्रेडरिक मिशनर ने की थी। कौन किया था? यानी जोहान फ्रेडरिक मिशनर ने इसकी खोज की थी। इन्होंने इसको न्यूक्लियन नाम दिया था और 1881 में अल्फ्रेड कोसेल ने इसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया था। और इन्होंने ही डीएनए में को 5 भागों में बांटा था: एडेनिन, साइटोकिनिन और गुआनिन, थाइमिन। ठीक है, तथा यूरेसिल किया था। इस कार्य के लिए इन्होंने 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए इन्होंने 1910 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1953 में जेम्स वाट और फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए की आणविक संरचना को पहचाना था और 1962 में वाटसन, क्रिक तथा विलिंग्स को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ठीक है, यानी प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था और डॉक्टर हरवीर खुराना 1968 में 1968 ईस्वी में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्रों में डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। और डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणुओं के रासायनिक संयोग से बना एक विशालकाय अणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? किसके लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए
हरगोविंद खुराना को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं होता है? कौन सा अंग अवशेषी अंग नहीं होता है? तो सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं होते हैं। ठीक है, अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो पूर्व में क्रियाशील थे परंतु अनुकूलन के कारण अब चलन में नहीं है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग जो निक्टी यानी निक्टिटेटिंग पर्दा और कर्णपालिका की कर्णाभि, मांसपेशियां, वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, ग्रंथिक तंत्र और प्रंगडिक और उर्वास्थि, ये सब क्या है? ये सब अवशेषी अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा या बेटी के जन्म की संभावना कितने परसेंट होती है? तो 1:1 होती है, यानी 50-50% की संभावना होती है कि बेटा और बेटी का जन्म होती है। ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, कुल 23 जोड़े 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 22 जोड़े समान होते हैं, 22 पे एकदम एक समान गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा होता है तो किसी में जो लड़कियां होती है एक्स एक्स और लड़के होते हैं XY क्रोमोसोम उसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धांतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, X क्रोमोसोम होता है, इसीलिए वो पीड़ित हो सकते हैं, यानी केवल एक X क्रोमोसोम होता है, एक X क्रोमोसोम होता है और एक Y होता है, इसलिए पुरुष पीड़ित ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अगर इसके बारे में बात करें तो वर्णांतता रोग के यानी कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, कि जीन पुरुष में एक से लिंग गुणसूत्र होते हैं। अधिकांश रोगों को जीन छुप होते हैं, इनके प्रभावी यानी डोमिनेट एलील सामान्य रंगहीन दशा स्थापित करते हैं। क्योंकि पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक स्त्री में 2 होते हैं, इसलिए जब तक दोनों एक्स गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते हैं तब तक स्त्रियों केवल वाहक होती हैं, जबकि पुरुष माता या पिता किसी के भी रोगग्रस्त एक्स गुणसूत्र से प्रभावित होकर वर्णांध हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए को जिसे अंत पात्र बनाया गया है वो किसने कहा था? आर्थर कोर्नबर्ग ने कहा। आर्थर कोर्नबर्ग 1959 में औषधि के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त दिया गया था और चिकित्सा के क्षेत्रों में डीएनए को प्रश्नाली जांच संश्लेषण के लिए इन्हीं के पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आज का बायोलॉजी का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। यानी किसका टॉपिक कंप्लीट हो गया? ये हमारा बायोलॉजी का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया, अनुवांशिकी तथा विकास ये भी कंप्लीट हो गया, यानी हमारा साइंस कंप्लीट। ठीक है, आज का डे 4 का साइंस कंप्लीट हुआ, पूरा साइंस नहीं अभी डे 4 का। ठीक है, नेक्स्ट अब सब्जेक्ट हम देखेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पहला पढ़ेंगे बौद्ध, जैन और भागवत शैव धर्म, और केवल कितना क्वेश्चन देखेंगे? 1 से 18 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो ठीक है, आइए हिस्ट्री हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। ठीक है, बीपीएससी के लिए ये बार बार बोल रहा हूँ, बीपीएससी के लिए जो सीरीज चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक एक नए यानी ये खत्म होगा अभी, ये पूरा सीरीज जैसे पूरा टॉपिक खत्म करेंगे फिर रिवीजन कराएंगे, फिर टेस्ट सीरीज कराएंगे अलग अलग कोचिंगों का, तो इससे क्या हो जाएगा? आपका एकदम एक होलिस्टिक अप्रोच बन जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और ऋषभनाथ प्रथम एवं अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 22वें तीर्थंकर थे। 22वें कौन थे? ऋषभनाथ प्रथम थे, अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, 23वें कौन थे? यानी पार्श्वनाथ थे, 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, और जैन धर्म अपने यानी महावीर स्वामी के काल में ही जैन धर्म अपने चरम कर्ष पे गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का बौद्ध धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथ से है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसकी शिक्षाओं का संकलित कर 3 भागों में बांट दिया गया, जिन्हें हम त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, यानी पहला धर्मोपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया गया था। वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ऋषिपत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, यानी महात्मा बुद्ध अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम भाषण कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया
किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में प्राप्ति हुई, ठीक है। यानी बोध गया में गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और जन्म के 7वें दिन ही माता का देहावसान हो गया, यानी इनकी माता का मृत्यु हो गया। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या के साधन में जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो कहाँ व्यतीत किया था? तो ये व्यतीत किए थे गया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ जहाँ क्या हुआ था? बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, वही महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो मुगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था, मुगलीपुत्र तीस के द्वारा, यानी मुगलीपुत्र तीस ने किया था। देखिए 4 बौद्ध संगति हुआ था, तो चारों के बारे में हम देख लें। प्रथम हुआ था कहाँ? तो राजगीर में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और उसके अध्यक्ष किस थे? महाकाश्यप। और शासनकाल किसका था? तो अजातशत्रु का था। ये जो करा रहे हैं एक्सप्लेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था और सबक मीर यानी सर्वकामी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे और कलाशोक के काल में हुआ था, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, 251 ईसा पूर्व में हुआ था और मुगलीपुत्र ने इसको अध्यक्षता की थी और अशोक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन कश्मीर में हुआ था और ये कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और इसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। इसलिए ये इंपोर्टेंट है, एक्सप्लेन जो किया है ये आपको ध्यान से पढ़ते रहना है, ठीक है। जितने भी एक्सप्लेन कर रहे हैं सभी इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा का अध्यक्ष मतलब कहाँ आयोजित किया था? कहाँ आयोजित किया था? राजगिरी में हुआ था, राजगिरी में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष था महाकश्यप और अजातशत्रु के काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित कराया था? कौन कराया था? कलाशोक ने कराया, सॉरी कनिष्क ने कराया था। कौन? कनिष्क के काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो चौथी किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली हुआ था राजगीर में हुआ था, ठीक है, ठीक है। कहाँ हुआ था? राजगीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध सभा की स्थापना बुलाई गई थी किसके द्वारा? तो कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था कब? किसके द्वारा? अजातशत्रु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति काउंसिल का आयोजन किसके द्वारा किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के काल में चतुर्थ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कहाँ किया था? तो कुशीनगर में किया था, ठीक है। यानी देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के मल्लो की राजधानी कुशीनगर में हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में मल्लो की राजधानी कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था थी 80 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन? तो वैशेषिक ने किया था, ठीक है। यानी वैशेषिक यानी परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था और यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। कौन थे? कणाद थे, महर्षि कणाद इसके प्रतिपादक थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम एंशिएंट का 18 क्वेश्चन दे देंगे। देखिए एंशिएंट का यानी बौद्ध, जैन और भागवत स्वयं में हम 1 से 18 तक क्वेश्चन देख लिया। अब हम देखेंगे सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश, तो देखिए सैयद वंश बहुत छोटा है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, इसको हम देख लें 2 क्वेश्चन को भी। तो तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में थे? तो किसके शासनकाल में? सैयद के शासनकाल में, यानी तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को सैयद वंश के सबसे योग्यतम शासक मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। यह ग्रंथ सैयद वंश का एक महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत है और फरिश्ता ने मुबारक शाह के विषय में लिखा है कि वह एक सभ्य राजकुमार था, उसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासन स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो कौन सा? सैयद वंश था, ठीक है। मात्र 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा आ जाएगा लोधी वंश, जो कि हम कल देख लेंगे लोधी वंश के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा? नेक्स्ट हम देखेंगे अब
ब्रिटिश भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश शासन पर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? किसने की थी? तो हुल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है, हुल्ट मैकेंजी ने इसका महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। यानी महलवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भाग के 30% भाग पर लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है, 30% भाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि जमीन का स्वामित्व जमींदारों को दे दिया गया था और किसानों को भूमिहीन किसान भूमिहीन हो गए थे, जिसके कारण किसान जमींदार की दया पर आश्रित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो ये तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, प्रारंभ कहाँ की गई थी? तो तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में आधुनिक तमिलनाडु के बारमहाल जिले से प्रारंभ की गई थी और ये व्यवस्था मूल रूप से 1820 में मद्रास तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई। ठीक है, सर्वप्रथम अगर हम इसके बारे में बात करें, सर्वप्रथम यह मद्रास बंबई प्रेसिडेंसी तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई थी। ठीक है, यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली हुई थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने किया था? किसने किया था? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। ठीक है, यानी भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन द्वारा की गई थी और मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना 1857 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 ईस्वी में किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के प्रत्येक हिस्सों में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? तो 1876 से लेकर 78 तक पड़ा हुआ था। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सबसे बड़ा अकाल 1876 से 78 में पड़ा हुआ था। ये संपूर्ण भारत में फैला हुआ था और इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए थे। इसके बाद 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया था और इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कुछ भाग थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो किस आयोग द्वारा की गई थी? एस्टेर्ची आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, एस्टेर्ची आयोग की सिफारिश के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता तैयार किया गया था। इसमें साधारण अव्यवस्था, बचाव और राहत कार्यों को आरंभ होने की स्थिति में सुझाव दिए गए थे। इसमें अकालग्रस्त जिला घोषित करने से लेकर अन्य सभी अधिकारियों के कर्तव्य की सूची दी गई थी। अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। ठीक है, मैकडोनाल्ड आयोग ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चों में समाहित था। क्या समाहित था? तो इसका ऑप्शन होगा ई। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन के व्यापार जो अधिशेष हासिल होता था उसमें तथाकथित होम चार्जेज या देशी खर्चों का निपटारा होता था। उसके तहत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे, ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटेनी अफसरों के पेंशन शामिल थे। देशी खर्चों भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। ठीक है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति की शुरुआत थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। इस पद्धति में सीधे किसानों से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो इसको क्या कहा जाता था? तो रैयतवाड़ी प्रथा कहा जाता था। ठीक है, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था। क्या होता था? भूस्वामी, किसान ही मालिक होता था। ठीक है, और वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यानी खुद किसान इसमें क्या करते थे? सरकार को भू राजस्व देते थे। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? थॉमस मुनरो को कहा जाता था और कैप्टन रीड को माना जाता था और इस व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारमहाल
जिले में लागू किया गया था और इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के लगभग लगभग 51% हिस्सा शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? किसने? जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। ठीक है, यानी ब्रिटिशकालीन कृषक वर्ग जमींदारों से प्रताड़ित था। जमींदारों को भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जिसे वह काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे और वह समय पर लगान न देने पर जमीन वापस छीन ली जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में प्रथम रेल लाइन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। पहला ये कहाँ से बिछाई गई थी? तो बंबई से थाने तक 1853 में बिछाई गई थी। प्रथम रेल भारत में चली थी। इसलिए रेलवे लाइन बिछावाने का विस्तृत स्तर पर लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ठीक है, किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशों के आलोचक थे और इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया था एवं आलोचना इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं, अंग्रेजी राज्य के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं और वे व्हाइट मैन वार्डन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी यानी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, यानी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने को ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था और आर्थिक राष्ट्रवाद का इन्हें जनक भी कहा जाता था। ठीक है, 1852 ईस्वी में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की और दादा भाई नौरोजी 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी का सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और दादा भाई नौरोजी अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, इन्होंने आदि पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था ये बात? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ठीक है, यानी रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा था कि साम्राज्यवाद से लड़ते हुए भी और सहयोग भी करते हुए रजनी करते थे। यानी रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संदर्भ में था और उग्रवादी अथवा नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशा वचा, गोपाल कृष्ण गोखले आदि को माना जाता है। और ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए उनका विश्वास था और संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखने का अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसके साथ? जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, यानी अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस 1793 ईस्वी में शुरू किया था और इस बंदोबस्त के राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया गया था और इसके अंतर्गत कितने 19% क्षेत्र आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था। इसके द्वारा सरकार एक स्थायी आय प्राप्त होने लगेगी जिससे भावी सरकारी खर्च का बजट निर्मित करने में सुविधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। क्या था उत्तरदायी कारण? था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च स्तर तक। ठीक है, इसमें देखिए 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कई कारण थे। ब्रिटेन के निर्यात करने वाले माल पर उच्च स्तर कर, दूसरा था भूमि भारत पर
मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना। नेक्स्ट था भारत से कच्चे माल का निर्यात। नेक्स्ट था भारत पर आते जाते समय कर। और नेक्स्ट था भी शिल्पियों और अपने रहस्य देने पर बाध्य करना। और नेक्स्ट था लंका शायर मैनचेस्टर सूती माल की प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यानी सभी ये क्या था, ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1901 में लिखी थी। कभी कभी सन भी पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। अगर देखा जाए दादा भाई नौरोजी कालीन भारत में एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। इन्होंने भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था। किसको? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और गुजराती भाषा में राष्ट्र गुफ्तार साप्ताहिक पत्र को निकाला था। 1892 इसमें सिंसरी क्षेत्र में पार्लियामेंट के लिए इन्होंने निर्वाचित हुआ था, 1892 में। ठीक है, और 1886, 1893 और 1906 इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। 86, 1893 और 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम देखें इसमें तो ये क्या हुआ, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी खत्म हो गया, यानी मॉडर्न हिस्ट्री यानी हिस्ट्री भी हमारा समाप्त हो गया। देखिए हम क्या क्या कर लिए, साइंस और हिस्ट्री हम कर लिए। मॉडर्न हिस्ट्री में ये हमारा था, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर लिए, यानी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्या देखेंगे? बिहार सामान्य ज्ञान, और क्वेश्चन नंबर 61 से 87 तक में हम देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान में। ठीक है, देखिए 61 63 तक हम करा दिए हैं डे 3 के टॉपिक में। डे 3 में हम 63 तक करा दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले थे? किसके पास सबसे कम जिले थे? तो भागलपुर प्रभाग के पास सबसे कम जिले थे। ठीक है, उस समय बिहार राज्य के कुल 38 जिलों में 9 प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल में बांटा गया है। ठीक है, किसके पास सबसे कम? ठीक है, 9 बांटा गया है, जिसमें छोटा प्रमंडल भागलपुर है, जिसमें मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका है शामिल है। और पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, सारण और कोसी प्रमंडल में 3-3 जिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र वर्ग, यानी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा जिला है? तो कौन सा है? शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का सबसे छोटा जिला शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 443 वर्ग किलोमीटर है। और अरवल 637 वर्ग किलोमीटर, शेखपुरा 689 वर्ग किलोमीटर, यानी 689 वर्ग किलोमीटर, और जहानाबाद 1516 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जबकि बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, 5229 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए बीपीएससी के लिए ये बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आसानी से आराम से देखते चलिए। इसके बाद हम कोई और मतलब बहुत सारे अभी क्वेश्चन कराएंगे बिहार स्पेशल से, पहले ये पीवाईक्यू हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा, ये हमको नहीं देखना है। 2020 में ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, इतना ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के बारे में पूछा है, तो 2025 के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये भी क्वेश्चन नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। बिहार स्पेशल है, कुछ करंट अफेयर्स भी है ना, पुराना है। निम्न भारत में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई कितनी थी? तो इसकी कितनी लंबाई है? 1500 मीटर है। ठीक है, यानी 1528 मीटर लंबे ये नए कोइलवर पुल का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को किया गया था, जो सोन नदी पर बना था। किस नदी पे? सोन नदी पर बना था। यह पुल आरा को पटना से जोड़ता है। ठीक है, इसका नाम बिहार के जाने माने गणतव्य के नाम पर वशिष्ठ नारायण से सेतु रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी 2020-21 के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? तो कौन था? शेर खां था, यानी 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक था। यानी दक्षिण बिहार में 1530 में नुहानी वंश को समाप्त करके शेर शाह ने अफगान वंश को सूर्य साम्राज्य की स्थापना की और हजरत ए आला की उपाधि धारण की। दक्षिण बिहार की वास्तविक शासक बना और शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को 2 बार, यानी 1539 और 1540 में चौथा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था, युद्ध में हराया था। उनकी मृत्यु 1545 में हो गई थी, यानी शेरशाह की मृत्यु 1545 में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, ये कहाँ है? तो ये इसको हम क्या कहेंगे? पदशाह नामा के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पदशाह नामा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, पदशाह नामा, देखिए पदशाहनामा में। ठीक है, यानी मुगल बादशाह शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने पदशाहनामा लिखी थी, जिसमें पंचेत की जागीर बिहार के अधीन एक भाग के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, पदशाहनामा को मुगल बादशाह
शाहजहां के शासनकाल का प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। किसका? प्रमाणिक इतिहास, यानी शाहजहां के काल का। इसमें शाहजहां का संपूर्ण वृत्तांत भी लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी में लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। इस नृत्य की रचना के निर्माता कौन थे? तो कौन थे? यानी भिखारी ठाकुर जी थे। ठीक है, भिखारी ठाकुर जी। यानी विदेशिया नृत्य की रचना भिखारी ठाकुर द्वारा की गई थी। यह नाटक एक लोकप्रिय रूप है जो 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ था। बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इसका प्रचलन अधिक देखा जाता है। विदेशिया को कला शैली हिंदू जाति प्रथा की तथा कथित निचली जाति से संबंधित है। इस कला शैली का सार समाज को बुराइयों पर प्रकाश डालना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सरकार की जल कारू पहल किसके से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भूजल निकायों के मानचित्रण से संबंधित है। ठीक है। यानी बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ की गई जल कारू को पहल का संबंध भू जल निकायों के मानचित्रण से है। ठीक है। इस प्रक्रिया में दूर संवेदी तकनीक का प्रयोग करने के साथ साथ जीपीएस यानी जीपीएस के द्वारा पूरे बिहार को विस्तृत जल निकायों का अध्ययन किया जाएगा और यह उन जल निकायों का भी सर्वेक्षण करेगा जो अतिक्रमण के कारण लुप्त हो गए हैं और आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील है। ठीक है। यानी कबरताल आर्द्रभूमि जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह एक गोखुर झील है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कैसा है? गोखुर झील है जो गंडक के मुहाने से बनी हुई है और बेगूसराय जिले में स्थित है। इस आर्द्रभूमि में रूस, मंगोलिया और साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं और यह मीठे पानी की उथली झील है। इस झील और आसपास की नम भूमि वेटलैंड को पश्चिम बिहार का दर्जा प्राप्त है। यह भारत का 39वां रामसर स्थल है। ठीक है। कौन सा स्थल है? 39वां रामसर स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गया जिले में स्थित है। ठीक है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख आता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे से प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु नदी विलुप्त हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? किस कृषि जलवायु क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, सबसे अधिक जिले हैं। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में 13 जिले शामिल हैं। ये जिले हैं यानी कि कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय है। ठीक है। मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाकृति के आधार पर बिहार को 4 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है। पहला है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान, दूसरा है ठीक है यानी जोन 1 में आता है, दूसरा है उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 2 में आता है, तीसरा है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3A में आता है और दक्षिण पश्चिमी जलोढ़ मैदान जोन 3B में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के में अभ्रक का भंडार है? तो कहाँ है? गया में। यानी बिहार के गया, मुंगेर तथा भागलपुर जिले में अभ्रक का भंडार है। ठीक है। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा प्रतरण क्रम में पाया जाता है। अभ्रक पारदर्शी काल हरे लाल और पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। अभ्रक के निक्षेपों छोटानागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारे पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक है। यानी ये सब क्या है? अग्रणी उत्पादक है अभ्रक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले पर स्थित है? यानी कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। ठीक है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। ठीक है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से और भागीरथी के नाम से निकलती है। ठीक है। जहां से गंगा नदी निकलती है वहां इसको भागीरथी कहा जाता है। कहां से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है और सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्रों में स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है और सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले के पश्चिम सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास से गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? हरिहर और बुक्का था। ठीक है। यानी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का अपने पिता संगम के नाम पर राजवंश की स्थापना की थी जिसकी राजधानी हम्पी थी। देवराय प्रथम, हरिहर द्वितीय के संगम
वंश का शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह राव ने की थी और इस वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। ठीक है, ये दक्षिण भारत का प्रश्न पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। ठीक है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा की गई थी। इस समिति का उद्देश्य भारत के ब्रिटिश उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? तो किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, यानी देखिए इसमें 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध में और कृषकों के प्रति आचरण और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती थी। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना की गई थी। इसके आचार्य थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? यानी सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ठीक है, देखिए शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है और यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो कि कृत्रिम झील के मध्य निर्मित है। ठीक है, यानी झील के बीच में निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो किस वर्ष से दिया गया था? 2006 से ही दिया गया था। ठीक है, यानी पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, और बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड बनने के बाद बिहार के किस वर्ष विभाजित किया था? यानी सन 2000 में झारखंड और बिहार विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 2021 में पेश, ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है, 2024 25 हम देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो कितने हैं? 7 विभाग शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत 7 विभाग है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, ये सब शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बिहार स्पेशल भी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, देखिए बिहार स्पेशल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बिहार स्पेशल कंप्लीट। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। उसके बाद हम देख लेंगे फिर पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी आइए हम देखते हैं। ज्योग्राफी में हम देखेंगे अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें। इसमें 1 से 25 क्वेश्चन तक हम देखेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी का हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हमारा ज्योग्राफी यानी अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, प्रपात और झीलें। इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मगध प्राचीन भारत के 16 महानगरों में से एक था और आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध की सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटॉप में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ी हुई है? किस नदी से जुड़ी हुई है? तो काबुल नदी से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक। सिंधु का उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमानी के निकट से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये लद्दाख श्रेणी को काटते हुए गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है, जहां से पाकिस्तान के चिल्लाट के निकट यानी दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है और अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं सिंधु की। देखिए ये मतलब सहायक नदियां, ये आपको याद रखना है। कौन कौन है? खुर्रम है, कोची है, गोमस है, विभुआ है और संगर है। ठीक है, ये नदियां यहाँ किसके हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां और दाहिने तट से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांगोंग झील है। पांगोंग झील कहाँ है? तो पांगोंग झील लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पांगोंग झील। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। सोच लीजिए, अगर पूछ लेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है, तो पैंगोंग झील है। कौन? पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी क्षेत्रों में फैली हुई है और पैंगोंग झील 1/3 हिस्सा भारत के 2/3 हिस्सा चीन के पास है। 1/3 भारत के पास है, 2/3 चीन के पास है। और पैंगोंग झील
खारे पानी की सबसे बड़ी झील है लद्दाख में। ये भी एक मजेदार ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, अयोध्या शहर जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसे इसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जन्म स्थल माना जाता है और सरयू को घगरा और मानस नंदनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। निम्नलिखित देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। यानी इसको हिमालयी नदी से प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में। तो अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही है। हिमालयी नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी का तुलना में अधिक खड़ा है। ठीक है, ये भी सही है। और प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक शरण का कारण बनती है। नहीं, ये गलत है। तो इसमें एक और दो सही है। ठीक है, यानी दोनों सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो इसमें देखिए, इसका डायरेक्ट हम क्या देख लेते हैं, मिलान करने वाला। लोनार कहाँ है? लोनार महाराष्ट्र में। इसका आंसर हो जाएगा डी। यानी लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जयसमंद कहाँ है? राजस्थान में है। पेरियार केरल में है। और नागिनी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? कौन मीठे पानी की झील है? तो इसमें क्या है? इसमें का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बुलर एवं लोकटक मीठे पानी की झील है। यानी दोनों है, बुलर और लोकटक दोनों है, एक से अधिक। ठीक है, यानी बुलर जम्मू कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में स्थित भारत की ताजे पानी की बृहत्तम झील है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोपुर झील का उदाहरण है। और लोकटक यह उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। यह झील विश्व की तैरती द्वीपीय झील है, झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर कोयल और सुवर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? किससे निकलती है? तो छोटानागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, यानी कौन कौन? दामोदर कोयल सुवर्णरेखा नदियां छोटानागपुर पठार से निकलती हैं। और दामोदर नदी छोटानागपुर पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का सुख भी कहते हैं। और बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है? स्वर्णरेखा नदी छोटानागपुर से निकलती है। ठीक है, और कोयल नदी कहाँ उद्गम होता है? छोटानागपुर पठार में। यह पलामू टाइगर रिजर्व से निकलती हुई दो नदियों के दक्षिण कोयल एवं उत्तरी कोयल नदी में विभाजित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? कौन इसमें पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन होती है? यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक है, यानी गंगावली और नर्मदा, ये दोनों पश्चिम दिशा में जाती है, गंगावली और नर्मदा। ठीक है, यानी प्रवाहित होती है, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगावली नदी भारत के कर्नाटक राज्य में बहती है और पश्चिमी घाट से धारवाड़ के दक्षिण में सालमाला नदी के रूप में निकलती है और पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होते हुए अरब सागर की खंबात खानी में जाकर गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो कावेरी की कौन कौन सहायक नदी है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1, 2 और 4, यानी अमरावती, भवानी और हेमावती। ठीक है, कावेरी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी के पास से होता है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। कावेरी नदी की सहायक नदी होती है। सहायक नदियां बाएं तट की ओर हिमावती, सिमसा, अकरावती और दाएं तट से काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती है। और दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है सहायक नदी? कृष्णा की है, दूध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो वो कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। ठीक है, यानी यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के बंदरपुर श्रेणी से होता है और यमुनोत्री हिमनद से होता हुआ यह गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, केन, बेतवा, सिंध, टोन और हिंडन आदि इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं है? यानी कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं है? अयोध्या। ठीक है, यानी यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से होता है। यह नदी अफवाह नदी होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके पथ पर स्थित प्रमुख शहर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर आदि सम्मिलित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं? कितने राज्य हैं? तो 11 राज्य हैं, ठीक है। यानी भारत के 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग हैं, ठीक है। यानी 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के। यह राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड राज्य, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये सब शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदी द्रोणी में से किसका क्षेत्र सबसे कम है? तो किसका है? ब्राह्मणी नदी का सबसे कम है, ठीक है। ब्राह्मणी का है 39,033 वर्ग किलोमीटर, तापी का है 65,000, कावेरी का है 81,155 और महानदी का है सॉरी महानदी का कितना है? 1,41,589 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? किस क्षेत्र में बहती है? लाहौल में बहती है, ठीक है। यानी भागा नदी का उद्गम लाहौल घाटी से होता है और इसी प्रकार चंद्र नदी का हिमाचल प्रदेश से लाहौल स्पीति जिले से होता है, उद्गमित होता है। और ये दोनों नदियां हिमालय प्रदेश के केलांग के निकट टाड़ी में आपस में मिल जाती है, इसे चंद्रभागा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंभात क्षेत्र में खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात में स्थित है, ठीक है। यानी खंभात क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है और साबरमती, नर्मदा, ताप्ती महानदियां अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती हैं और मरीन नेशनल पार्क गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। यानी जास्कर, श्योक, कुर्रम, स्वात आदि सिंधु की सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट से होता है। सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों से सतलज और कौन से हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम सबसे प्रमुख है। ये 5 नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में मिठानकोट पाकिस्तान में मिलती है और सिंधु नदी अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है, यानी अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैंगोंग झील है, पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, जो हमने बताया था कि ये खारे पानी की सबसे ऊंची झील है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा सागर है, गंगा सागर क्या है? एक तीर्थ क्षेत्र है, ठीक है। यानी गंगा सागर हिंदुओं हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष लगने वाला मकर संक्रांति का मेला विश्व प्रसिद्ध है। यह स्थान गंगा नदी का अपतटीय सागर भी है जो बंगाल की खाड़ी के महानदी मग्न तट पर स्थित है, इसलिए इसका उत्तर बी और सी दोनों होगा, ठीक है। यानी गंगा नदी के अपतटीय सागर पर स्थित है, ठीक है। लेकिन आयोग इस प्रश्न का उत्तर बी माना है, तो आप भी मान लीजिए तीर्थ क्षेत्र है, ठीक है। गंगा नदी का तटीय क्षेत्र पर भी स्थित है, तो इसका आंसर आप भी मानेंगे। जो आयोग माना है उसी को मान के हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान को कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिल जाती है? तो कहाँ मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है, ठीक है। कुर्सेला में ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती है, ठीक है। यानी कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी से मिलती है और कोसी नदी को बिहार का अभिशाप शोक भी कहते हैं। इसके आने वाली बाढ़ के मतलब क्या है? अत्यधिक तबाही मचाता है आने वाला बाढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में से क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटी नदी द्रोणी कौन सा है? तो साबरमती है, ठीक है। साबरमती नदी द्रोणी कितना है? 21,674 वर्ग किलोमीटर। महानदी द्रोणी 34,842 वर्ग किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी द्रोणी 39,033 वर्ग किलोमीटर और पेनार नदी द्रोणी 55,213 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेनगंगा की सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी, यानी वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। वेनगंगा मुख्य प्रदेश के सिवान जिले में के पास से निकलती है और गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां इंद्रावती, प्रवर, वर्धा, प्रणिता, गोदावरी और मंजीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिलान करना है, ठीक है। तो पुलिकट कहाँ है? पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। हरिके हरिके कहाँ है? तो पंजाब में हरिके, ये झील, ठीक है। और ये नर सरोवर कहाँ है? तो नर सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। नर सरोवर गुजरात में है और वेदांतंगल कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो कौन सी उपनदी है? उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी का उपभाग है, ठीक है। यानी उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है। उल्लेखनीय है कि उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी न कि गंगा नदी की है, ठीक है। यानी सोन की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है, लेकिन सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? कौन सी कहलाती है? तो नर्मदा। यानी नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? गुजरात की आस। यानी नर्मदा नदी गुजरात की आस कही जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलकर गुजरात के
भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसका 87% जल मध्य प्रदेश और 11.5% गुजरात और 1.5% महाराष्ट्र बहाता है। इसी नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख लीजिए, भूगोल का भी 25 क्वेश्चन देख लीजिए, यानी अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां, पर्वत झीलों में 25 क्वेश्चन देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल डे 5 देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र, यानी भूगर्भिक इतिहास और शैल तंत्र हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम देखते हैं, ये विश्व भूगोल है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है संगमरमर? तो कैंत्रिक श्रेणी में आता है। ठीक है, यानी अवसादी चट्टानों का ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण रूप बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कैंत्रिक चट्टानों का निर्माण होता है। संगमरमर कैंत्रिक चट्टान है, इसका निर्माण चूना पत्थर के रूप में परिवर्तन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी पृथ्वी के ऊपरी भागों में भूपटपट्टी कहते हैं, और भूपटपट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर है। भूपटपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, यानी 46.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, जबकि अन्य तत्व लोहा 5.0%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8% और पोटेशियम 2.6% है। मैग्नीशियम 2.0% ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? तो निकल और फेरस है, यानी निफे, जिसे निकेल और फेरस कहा जाता है, निफे इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी कोर में सर्वाधिक मात्रा में निकेल तथा फेरस की प्रधानता है, इसलिए इस परत को निफे कहा जाता है। और पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत है, और इस अंतरम क्रोड में लोहे की उपस्थिति से यह पता चलता है कि पृथ्वी एक चुंबकीय शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है कैसे? यूरेनियम डेटिंग द्वारा इसकी आयु का निर्धारण किया जाता है, यानी पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करके किया जाता है। जबकि पुरातत्व जीव विज्ञान में जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन काल, समय चक्र का निर्धारण करने में कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलन क्रिया किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ठीक है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भागों से क्षैतिज रूप से पर्वतों का निर्माण में सहायक संचलन बल को प्रवर्तीय संचलन के नाम से जाना जाता है। यह बल दो प्रकार के काम करते हैं, पहला तनावमूलक बल, दूसरा संपीडनात्मक बल। तनावमूलक बल के कारण धरातल में भ्रंश, दरार और चटकने पड़ते हैं। इसके सबसे अच्छा उदाहरण है सतपुड़ा और बिंद पर्वत श्रेणी, इनके बीच दरारें अभिनति बहती है। नर्मदा ताप्ती नदियां संपीडनात्मक बल के कारण वलित पर्वतों का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप अलग कैसे हो गए हैं? तो कैसे हुए हैं? विवर्तन की क्रिया के द्वारा हुए हैं। ठीक है, यानी सागर तलीय विस्तार की अवधारणा के बाद विद्वानों की महाद्वीपीय और महासागर के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई, और सन 1967 मैकेंजी, पार्कर और मार्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों में समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा ही महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्राचीन शैल क्रम की आयु आंकी जाती है, किसे आंकी जाती है? यूरेनियम लेड विधि द्वारा। ठीक है, यानी प्राचीनतम शैल समूहों की आयु लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी होने के कारण यूरेनियम लेड विधि द्वारा आंकी जाती है। कार्बन 14 डेटिंग द्वारा पुरातत्वकालीन जीव जंतुओं के अवशेषों की आयु व समय का निर्धारण किया जाता है। पोटेशियम अर्बन डेटिंग विधि द्वारा चट्टानों के रेडियोधर्मी पोटेशियम के अनुपात को मापकर चट्टानों की उत्पत्ति के समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर क्या है? कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने व पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक दूर है। हालांकि उत्तर तथा दक्षिणी दोनों ध्रुव चपटी है, फिर भी उत्तरी ध्रुव पर महासागर, जिसका सागरीय नितल दक्षिणी ध्रुव की महासागरीय अंटार्कटिका महाद्वीप परपटी की अपेक्षा पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक नजदीक है। ठीक है, ठीक इस प्रकार हम क्या देख लिए? ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिए। हम ज्योग्राफी में हम क्या देख लिए? भूगर्भिक इतिहास, शैलतंत्र, विश्व भूगोल और भारत के भूगोल दोनों कंप्लीट कर लिए। तो अभी तक हमारा सब्जेक्ट कितना कंप्लीट हुआ? यानी साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया और बिहार हो गया, और ज्योग्राफी एक कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिका हम देखेंगे। ठीक है, आइए पॉलिटिका देखते हैं। तो पॉलिटी में हम कितने क्वेश्चन देखेंगे? 1 से 19 तक का क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी में। आइए हम पॉलिटी का हमारा चैप्टर है मूल अधिकार,
राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होकर जिससे स्पष्ट होता है कि भारत संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, यानी 3 शब्द जोड़ दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, यानी किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी केस में इन्होंने कहा था कि निजता का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, 2017 में इन्होंने दिया था और सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निजता के अधिकार को संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकार माना था और इसे 1921 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है, किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का संबंध मौलिक अधिकारों से है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्मित किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है, परंतु इस निर्णय के विरुद्ध संसद 24वें संविधान 1971 द्वारा उपबंध किया गया है और संसद किसी भी मौलिक अधिकारों को कम या ज्यादा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का, कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, अनुच्छेद 14। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सभी पर यह अधिकार लागू होता है। साथ ही विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, समितियां, किसी भी अन्य तरह की विधिक व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रण होता है। ठीक है, ठीक है, संविधान द्वारा शासन को समस्त शक्तियां केवल केंद्रीय सरकार में ही निहित है और इकाइयां अपनी शक्तियों केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, चीन आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में है। इसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा जैसे रीट जारी किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकती है और अधिकार प्राप्त है, मतलब अधिकार प्राप्त मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से लेकर 35 तक संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं, किसमें शामिल किए गए, तो भाग 3 में किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, यानी स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। इसके संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल कराना है इसको। ठीक है, असत्य कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, यानी सभी असत्य है। ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता किसमें है, आर्टिकल 44 में है। ठीक है, आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल ये किसमें है, अगर हम देखें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल इसमें किसमें है, ये किसी में नहीं है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, अनुच्छेद 40 में है। कार्य का अधिकार किसमें है, यानी कार्य का अधिकार किसमें शामिल किया गया है, ये किसी में नहीं है। और ये समान कार्य के लिए समान वेतन ये किसमें है, किसी में नहीं है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का स्थान और वस्तुओं का संरक्षण है और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, गठन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का देखभाल। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति तत्व जोड़ा गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समिष्ट है, तो किसमें है, तो समता के अधिकार में है। ठीक है, यानी अस्पृश्यता तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, समानता का अधिकार या समता का अधिकार तो वही आर्टिकल 17 में है,
क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की विधि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको क्या कर दिया गया है, इसको अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 ए में इसे विधिक अधिकार कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ए है, लोगों को पोषण के स्तर को बढ़ाने और स्वास्थ्य में सुधार, ए नहीं है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति तत्वों का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 39 में कुल 5 प्रकार के निर्देशक तत्व रखे गए हैं। कौन कौन, लोगों के पोषण स्तर को बढ़ाने और स्वास्थ्य में सुधार संबंधी तत्व, ये नहीं रखा गया है। ठीक है, ये जो ए ऑप्शन है इसको नहीं रखा गया, जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविका है तो पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, ये सब शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यानी इंदिरा साहनी मामले 1992 में सर्वोच्च अदालत ने सरकार के निर्णयों को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के उन्नत वर्गों यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची में बाहर रखा जाएगा। साथ ही यह निर्णय भी दिया जाएगा कि एमएससी और एसटी वर्ग के क्रीमी लेयर की अवधारणा से बाहर रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में निर्णय केवल आरंभिक नियुक्तियों तथा प्रोन्नति सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से किन विशेष लेखों को जारी करने की याचना की गई है। किसकी करी गई है, तो परमादेश की गई है। ठीक है, यानी किसी कार्य को अविलंब कराने के लिए न्यायालय से परमादेश रिट जारी करने की याचना की जा सकती है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया जा सकता है। उनके द्वारा किए गए कार्य नकारने के संबंध में पूछा जा सकता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ, न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों के रक्षा तथा उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के साथ अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट निकालने की शक्ति प्राप्त है। यह 5 प्रकार की रीट होती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। इन रीटों में उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है क्योंकि इसमें निर्णित न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है और साथ ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ठीक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की किसे आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती है। किसके विरुद्ध, कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं हो सकती है। यानी प्रतिषेध रीट का तात्पर्य होता है मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को अपने क्षेत्र से बाहर जाने प्राकृतिक न्याय के नियम के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, लेकिन यह कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख लिए, इस प्रकार हम क्या देख लिए, पॉलिटिकल साइंस भी हम देख लिए। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 19 क्वेश्चन हम क्या कर लिए, फाइनल कर लिए। अब हम नेक्स्ट हमारा देखेंगे लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स खुद से करना है और अगर आपको करंट अफेयर्स कोई सोर्स नहीं मिल रही है तो आपको क्या ज्वाइन कर लेना है, ये रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, उसी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इकोनॉमिक्स भी हम फाइनल कर लें। इकोनॉमिक्स में हम क्वेश्चन किससे कहां से कहां तक देखेंगे, तो 51 से 67 तक हम क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक्स का। आइए 51 क्वेश्चन हमारा क्या है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर
संबंधित है। किससे संबंधित है? तो उत्पाद कर से संबंधित है। ठीक है, संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी उत्पाद कर से संबंधित है। यह एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। ठीक है, 1986 से 87 की बजट में भारत में वैट की एक संशोधित प्रणाली लागू की गई थी, जिसे मॉडिफाइड वैट या माइड वैट कहा गया। और मॉड वैट की यह व्यवस्था की गई कि किसी उत्पादक कार्य की इकाई में उत्पादक क्रिया में प्रयुक्त आगत जो उत्पाद कर दिया उसे कुल कर दायित्वों को घटा दिया जाएगा। इसके साथ ही मॉडवैट के साथ विशिष्ट कर प्रणाली के स्थान पर मूल्य अनुसार प्रणाली लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कब किया गया था? 2014 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड कृषि ग्रामीण विकास बैंक का लक्ष्य क्या है? तो क्या है इसका लक्ष्य? ग्रामीण साख उपलब्ध कराना है। यानी नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु विकास वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। इसका संबंध ग्रामीण साख से है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी देख लेना है आपको कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित थी। किससे संबंधित थी? 1980 से 85 थी। ठीक है, इसलिए आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है कि इसकी अवधि क्या थी और इसकी थीम क्या थी उस टाइम पे। ठीक है, भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष क्या अंतराल था? 3 वर्ष का अंतराल था। ठीक है, यानी भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक था और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के मध्य वर्षों का अंतराल 3 वर्ष था। ठीक है, 66 से 69 के मध्य भारत में योजना अवकाश का काल था और यह 3 वर्षीय योजना अवकाश का कारण भी था। और भारत पाक युद्ध, सूखा और मूल्य वृद्धि तथा संशोधन की कमी थी और इसी योजना की अवधि में 3 वर्षीय योजनाएं का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय 2018-19 ये हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा और ये हुआ था 2002 में अधिनियम किया गया था। ठीक है, जो 2005 से ये प्रभावी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी में सम्मिलित है। ठीक है, उपयुक्त सभी में सम्मिलित है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक किसी देश में जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर के आधार पर तैयार किया जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI की अवधारणा विकास इसको दिया था महबूबुल हक ने दिया था। ठीक है, UNDP जारी किया था और 2021-22 में 132वां रैंक है। अभी आपको 2024-25 में देख लेना है कि हमारा रैंक क्या है HDI में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी। किस पे आधारित थी? यानी 1991 की जो औद्योगिक नीति थी वो किस पे आधारित थी? तो आधारित थी उपयुक्त सभी पे, यानी उदारवादिता पे भी थी, निजीकरण पे भी थी, वैश्वीकरण पे भी थी। यानी LPG इसको लगाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये तीनों पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइसेम का कार्यक्रम है क्या है? तो ये ग्रामीण विकास के लिए एक कार्यक्रम जारी किया गया था, ट्राइसेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? तो 6 अप्रैल 1948 को जारी की गई थी। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 को भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जारी की गई थी। ठीक है, तत्कालीन मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संसद में पेश किए थे इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? किसका उत्पादक है? इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 2020 का आंकड़ा है उसको देख लेना है 2024-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। किससे संबंधित है? फसल की कटाई के बाद की हानि को कम करने से संबंधित है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि PMKVY निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा योजना संबंधित था। किससे संबंधित है मुद्रा योजना? तो ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था, यानी सिडबी से संबंधित है। ठीक है, सिडबी से ये 2015 में 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना शुरू किया गया था। बस इतना ही देखना है और इसमें कोई चीज अभी नहीं देखना है। तो यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल्य क्या था? तो इसके ऑप्शन ई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब इसको हम देखेंगे। नीली क्रांति कमीशन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन, यानी बिहार में 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, इसको भी हम, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइम का है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या क्या आज देखे हैं
यानी इकोनॉमिक्स के भी 51 से लेकर 67 तक क्वेश्चन हम देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम आज डे 4 का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और रिवीजन करके डे 1, डे 2, डे 3 को भी आराम से पढ़ना है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और आपको और एक चीज काम करना है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।